नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग का, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जितने लेक्चर आते हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं वो भी आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हो। ये जो लेक्चर है ये ऑनलाइन कोर्स के लिए रिकॉर्डेड किया जा रहा है, ये आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को हमसे कांटेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर के लिए और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। लास्ट के 2 लेक्चर में हम ऑलरेडी शॉर्ट मोल्डिंग या शॉर्ट की जो कंडीशन थी पार्ट के अंदर वो हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में जो लेक्चर आया हमारा फ्लैश का था, उस फ्लैश को भी हम डिस्कस कर चुके। मैंने दोनों लेक्चरों में आप लोगों को बताया था कि फ्लैश क्यों आता है, दिखता कैसे है, शॉर्ट मोल्डिंग क्यों आता है, दिखता कैसे है, उसके कारण क्या होते हैं और उसके सल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, और मुख्य सल्यूशन क्या होते हैं जहां से वो सही किया जा सकता है। बस कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम कब आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर मार्क के बारे में। और ये जो सिल्वर मार्क होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जैसे शॉर्ट मोल्डिंग है, शॉर्ट मोल्डिंग जो आता है वो कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र की या इंजीनियर की या ऑपरेटर की गलती उसमें शो होती है। क्यों होती है? क्योंकि शॉर्ट मोल्डिंग ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है जिसकी वजह से जिसे आप कंट्रोल ना कर सको, उसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट मोल्डिंग की वजह से अगर आप लोगों का रिजेक्शन हो रहा है तो वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी शर्म की बात हो जाती है, क्योंकि आप मोल्ड के अंदर मटेरियल की क्वांटिटी को फिल नहीं कर पा रहे हो, कारण चाहे जो भी हो। तो उसकी वजह से अगर कंपनी का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये जो है एक बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, बड़ी गलती मानी जाती है। इसके बाद में हमारा फ्लैश था। फ्लैश भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार तो मोल्ड में अगर फ्लैश आती है, मोल्ड की वजह से कई बार मोल्ड पुराना हो जाता है तो उसकी ट्रिमिंग कराई जाती है, ठीक है, उसकी कटिंग कराई जाती है चाकू से और उसको पार्ट को चलाया जाता है। यानी कि शॉर्ट मोल्डिंग आ रही है तो प्रॉब्लम है, चलेगा नहीं। शॉर्ट मोल्डिंग कभी नहीं चलता है। शॉर्ट मोल्डिंग एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो चलता ही नहीं है, आप कितनी कोशिश कर लो, ठीक है, क्योंकि पार्ट ही वो अधूरा बना है, कंप्लीट नहीं बना है, इसलिए शॉर्ट मोल्डिंग चलेगा नहीं। लेकिन जो फ्लैश होता है वो फ्लैश इसलिए चल जाता है क्योंकि उसे चाकू से उसकी फिनिशिंग कर ली जाती है। अब हम बात करने वाले हैं सिल्वर मार्क। सिल्वर मार्क डिफेक्ट है लेकिन डिफेक्ट भी नहीं है। अगर सिल्वर की वजह से आप लोगों का रिजेक्शन हो रहा है तो इस पर भी आप लोगों को गौर करनी चाहिए कि सिल्वर की वजह से आप लोगों का रिजेक्शन ना हो। और मैक्सिमम कंपनियों में मैंने देखा है कि जो सिल्वर मार्क है उसकी वजह से बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो रिजेक्शन होता है उसमें, ठीक है, काफ़ी पार्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर हम महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी जो लॉस है वो कंपनी को झेलना पड़ता है, जबकि सिल्वर मार्क जैसा कोई इतना बड़ा डिफेक्ट होता ही नहीं है। बस उस पर कुछ सिल्वर लाइनें आती हैं जिसकी वजह से पूरा पार्ट फेंकना पड़ता है। और अकेला पार्ट नहीं होता है, पार्ट के अंदर पूरा मटीरियल होता है। मशीन के जिस मशीन से वो बना है उसमें लाइट भी लगी है, मैन पावर भी लगी है, उसका मेंटेनेंस भी होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पार्ट को कंप्लीट करती हैं। वो जो लागत होती है उसका पूरा का पूरा जो लॉसेस होता है वो कंपनी को झेलना पड़ता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में और हम देखेंगे कि सिल्वर आने की कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, उसके कारण क्या हो सकते हैं और सिल्वर को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है प्रॉब्लम को, और ऐसे कौन से जो पॉइंट हैं जिनकी वजह से सिल्वर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आप लोगों से सिल्वर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिल्वर दिखता कैसे है। ये देखो, यहाँ पर एक पार्ट है और इस पार्ट में कुछ आप लोगों को सिल्वर कलर के ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये धब्बे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि साहब ये जो सिल्वर है ये तो स्क्रैच के जैसा भी तो दिखता है। बस सिल्वर और स्क्रैच कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो फिर अगर सिल्वर है या स्क्रैच है, हम पता कैसे करेंगे कि सिल्वर है या फिर स्क्रैच है? तो इसका एक मैं रामबाण आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी जिस पार्ट में भी सिल्वर आएगा या स्क्रैच आएगी, मान लो यहाँ पर स्क्रैच या सिल्वर आ रहा है, तो इस पार्ट की जो दूसरी सतह होगी, इंटरनल सरफेस होगा, उस पर आप देखिए पलट कर, अगर सिल्वर होगा तो दोनों तरफ आएगा,
एक सतह के दोनों तरफ सिल्वर आता है, इधर भी आएगा तो उधर भी आएगा, लेकिन स्क्रैच होगी तो ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ स्क्रैच हो तो दूसरी तरफ भी स्क्रैच होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सिल्वर और स्क्रैच के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि सिल्वर दोनों तरफ आएगा और स्क्रैच किसी एक तरफ ही आ सकती है, ठीक है, या दूसरी तरफ भी आएगी तो वो जो है ज़रूरी नहीं है सेम हो बिल्कुल, कि इस तरफ जैसी है वैसी ही उस तरफ हो। इतनी बात समझ में आई। अब हम सिल्वर का और पता कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। आपने क्या किया, घरों में देखा होगा एक तवा होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है, ठीक है, एक तवा होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है। तो अब इस तवे को आप गर्म कर लो, इस तवे को आपने गर्म कर लिया, गर्म करके थोड़ा सा पानी अपने हाथ में भरा और उस पर छींटे मार दिए इस तवे पर आप लोगों ने क्या कर दिया, छींटे मार दिए। और जैसे ही छींटे लगने के बाद में जब ये सूख जाएंगे छींटे, तो इस पर कुछ आप लोगों को निशान दिखाई देंगे, मार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है, और वो बिल्कुल मैच करते हैं सिल्वर मार्क से। समझ में आ गई। और होता भी यही है, जब मटेरियल के अंदर जो नमी होती है, वो पानी जो आप लोगों ने गरम तवे पर मारा था, उस पर छींटे मारे थे, तो उसी कंडीशन को हम अपने बैरल में लेकर आते हैं। बैरल क्या है, बैरल तो गर्म है, उसका टेम्परेचर हाई है, और मटेरियल के अंदर क्या है, नमी है, मॉइस्चर है, यानी कि पानी है। तो जब ये मॉइस्चर गर्म बैरल के संपर्क में आती है तो उस तरीके से ही छींटे पड़ते हैं किसके अंदर, मटेरियल के अंदर, और वही पार्ट के अंदर हमें सिल्वर मार्क दिखाई देता है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो पानी है, ये जो नमी है, ये बैरल के संपर्क में अगर नहीं आएगी तो सिल्वर नहीं बनेगा। या ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल के अंदर ही अगर नमी नहीं आएगी तो भी सिल्वर नहीं बनेगा। तो हमारी दुश्मन कौन है, यानी कि इस सिल्वर मार्क की जो दुश्मन है वो कौन है, वो मॉइस्चर है, नमी है। यानी कि मटेरियल को, गर्म मटेरियल को कहीं से भी मॉइस्चर, नमी नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलेगी तो सिल्वर बनेगा और नहीं मिलेगी तो सिल्वर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अब कारण देख लेते हैं। प्लास्टिक रॉ मटेरियल में नमी होने के कारण ऊपर के रास्ते से बैरल में एयर आने से सिल्वर बनता है। यानी कि कुल मिलाकर कारण क्या हो गया, सिल्वर बनने का नमी। अब नमी को दूर करने के लिए हमने कुछ चीज़ें और बनाई हैं। जैसे दो तरीके के मटेरियल होते हैं, पहले ये समझ लीजिए, दो तरीके के मटेरियल होते हैं। पहला मटेरियल होता है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। ये वो मटेरियल होते हैं जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से नमी को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक मटेरियल। ये वो मटेरियल होते हैं जो अपने आसपास के पर्यावरण से नमी को नहीं सोखते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। इनकी टेंडेंसी, इनकी प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है कि ये नमी को नहीं सोखते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, ये अगर आप इंटरव्यू में इतनी चीज़ें मेंशन कर दोगे तो वो आपको ही देखेगा, दूसरी जगह उसका ध्यान नहीं जाएगा कि इससे कितनी नॉलेज है। तो हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप पीसी देखते हो, पम्मा देखते हो, नायलॉन देखते हो, ठीक है, पॉम देखते हो, पीबीटी है, ठीक है, पैट हो गया, एबीएस हो गया। ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये नमी को सोखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी हाइड्रोफोबिक मटेरियल हैं इनकी तरफ से तो हो जाओ चिंता मुक्त, इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये सिल्वर बनाते हैं और ना ही ये नमी को अवशोषित करते हैं, इनकी प्रॉब्लम तो ख़त्म कर दो। जैसे पी हो गया, एचडीपी, एलडीपी, एलएलडीपी, ये सारे के सारे मटेरियल कैसे हैं, ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल हैं जो नमी को अवशोषित नहीं करते हैं और ना ही इनमें सिल्वर जैसी प्रॉब्लम आती है। अब जिनमें सिल्वर जैसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये है कि इन मटेरियलों को आप लोगों को नमी दूर करनी पड़ेगी। इन मटेरियल की नमी को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। कब, मशीन में प्रोसेस करने से पहले, ठीक है। जब मशीन में प्रोसेस करने से पहले नमी को दूर करना है तो नमी को दूर करने के लिए कुछ डिवाइस भी तो चाहिए भाई, इक्विपमेंट भी तो कोई होना चाहिए ना ऐसा। तो उसके लिए इक्विपमेंट बनाए गए हैं। पहला, ओवन घरों में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ओवन में क्या करते हैं, ओवन में मटेरियल को रख दो, उसका टेम्परेचर रख दो जितने पर भी हमें नमी को दूर करना है,
ठीक है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर कितना है, ये मतलब क्या होता है, टाइम कितना रखना है। तो सबसे पहले क्या कौन सा इक्विपमेंट है, ओवन हो गया। दूसरा कौन सा है, होपर ड्रायर, होपर ड्रायर दूसरा हो गया होपर ड्रायर। आप इन दोनों के माध्यम से नमी को दूर कर सकते हैं मटेरियल की। तीसरा होता है ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर। ठीक है, ये तीन जो उपकरण हैं ये ऐसे हैं, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट भी इन्हें बोलते हैं, जिनसे हम किसी भी मटेरियल की, किसी भी मतलब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की नमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की कंडीशन क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इन तीनों में दो चीज़ें आती हैं। पहला, भाई आप लोगों को कितने टेम्परेचर पर रखना है मटेरियल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाई टाइम कितना रखना है आपको, भाई कितने टेम्परेचर पे आप लोगों को नमी को मटेरियल को रखना है, ओवन में, होपर ड्रायर में या डिह्यूमिडिफायर में, तो कितने समय तक रखना है और कितने टेम्परेचर पे रखना है। और इन दोनों को हम बोलेंगे क्या, तो जो पहला होता है जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं, प्री ड्राइंग टेम्परेचर। ठीक है, प्री का मतलब पहले, ड्राई मतलब सुखाना, और टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, यानी कि वह तापमान जिस पर किसी भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है या नमी को दूर किया जाता है। जिस तापमान पर किसी भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की नमी को सुखाया जाता है या उसे दूर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री ड्राइंग टेम्परेचर। समझ में आ गई बात। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बस टेम्परेचर में से टाइम लगा दो, टेम्परेचर निकाल दो। तो इसे क्या बोलेंगे, प्री ड्राइंग टाइम। यानी कि किसी भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को कितने समय तक आप लोगों को ड्राई करना है, उसकी नमी को दूर करना है, ओवन में रखना है, होपर ड्रायर में रखना है, और या फिर आप लोगों को ह्यूमिडिफायर में रखना है। दोनों चीज़ें आ गई। तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या होता है और प्री ड्राइंग टाइम क्या होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसके आगे एक चीज़ और भी है, भाई क्या सभी मटेरियल को एक ही टेम्परेचर में होगा, भाई सभी मटेरियल को क्या एक ही टेम्परेचर पे रखना होगा, क्या सभी मटेरियल के लिए एक ही टाइम होगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। जितने भी मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जिनकी नमी को आप लोगों को दूर करना होता है, उनके लिए, सभी के लिए प्री ड्राइंग जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। ये याद रखना है। अब याद कर रखना है तो भाई हर मटेरियल का आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पीसी का पूछा जाता है, एबीएस का पूछा जाता है, ठीक है, नायलॉन का पूछा जाता है। और जब होपर ड्रायर पे आप देखोगे जाकर मशीन पर, तो उस पर एक चार्ट बना होता है और वहाँ पर इनका टाइम और टेम्परेचर दोनों लिखे होते हैं। अब वहाँ पर जाकर अगर भूल जाते हो तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, तो उस पर लिखे होते हैं, उसी के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे पीसी हो गया, तो पीसी का कितना होता है, एक स्टैंडर्ड होता है 120 डिग्री तापमान पर 3 से 4 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए पीसी की नमी को दूर किया जाता है या पीसी को ड्राई किया जाता है। और ये जो टाइम है ये ओवन में 4 से 5 घंटे हो जाता है। ये जो टाइम है या ओवन में 4 से 5 घंटे हो जाता है, होपर ड्रायर में 3 से 4 घंटे हो जाता है, और अगर डिह्यूमिडिफायर में कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 घंटे हो जाता है। तो कुल मिला के क्या बात समझ में आई कि जो ओवन होता है वो नमी को छोड़ सकता है मटेरियल में, उसके लिए हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, उसके बावजूद भी नमी बच सकती है। लेकिन होपर ड्रायर में क्या है, होपर ड्रायर क्या कर सकता है, मतलब उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मटेरियल से नमी को रिमूव कर सकता है। लेकिन हम उसे 100% नहीं बोल सकते हैं। 100% हम जो दावा करते हैं वो डिह्यूमिडिफायर का करते हैं, वो 100% नमी को दूर, नमी को छोड़ता ही नहीं है। तो सबसे जो इफ़ेक्टिव इक्विपमेंट है वो कौन सा है, वो डिह्यूमिडिफायर है। समझ में आ गई। और उसका जो यूज़ किया जाता है पैट फ्री फॉर्म में सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पैट होता है, पैट के जो दाने होते हैं उनके सेंटर में मॉइस्चर होती है, उनके सेंटर में मॉइस्चर होती है। और ये मॉइस्चर अगर नहीं सुखाई जाएगी तो जब प्री फॉर्म को फुलाया जाता है तो उसमें क्या है, छोटे छोटे बबल होते हैं, मॉइस्चर के बबल होते हैं, और वो बबल जैसे ही एयर से फुलाया जाएगा तो प्री फॉर्म फट जाता है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। किसकी वजह से, इस नमी की वजह से। इसलिए पैट प्री फॉर्म जब बनाया जाता है तो पैट के लिए ना तो ओवन काम करती है, ना ही आप लोगों का होपर ड्रायर काम करता है, उसके लिए आप लोगों को डिह्यूमिडिफायर की ज़रूरत पड़ती है।
इतनी चीज़ें समझ में आई। चलो अब चीज़ें आसान हो गई। अब पहली चीज़ तो यही थी कि भाई मटेरियल में नमी होगी तो उसका कारण है सिल्वर का। दूसरी चीज़, इंजेक्शन स्पीड अगर आप लोगों की तेज़ होगी तब भी आप लोगों को सिल्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों का बताता चलूँगा कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और कौन से पॉइंट आप लोगों के लिए सिर्फ उस कंडीशन में देखने हैं जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। इंजेक्शन प्रेशर तेज़ होने से, बैरल का टेम्परेचर अधिक होने से, इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी सिल्वर बन सकता है। बैरल का तापमान ज़्यादा होता है तब भी सिल्वर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बैरल का तापमान ज़्यादा होने से मटेरियल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा पम्मा में क्या होता है, पम्मा से एक गैस निकलती है, जब जो डिग्रेड होता है तो एक गैस निकलती है, ठीक है, और उसमें क्या दाने 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 ऐसे ऐसे बहुत तुम्हें दिखाई देंगे वाइट कलर के, वो उस गैस की वजह से बनती है। जब उसमें क्या होता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो कई बार पम्मा को क्या है हम पर्ज कराने के लिए भी यूज़ करते हैं। मोल्ड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तब भी सिल्वर मार्क आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। मोल्ड में अधिक स्प्रे लगाने से, अगर मोल्ड में आप अधिक स्प्रे मार रहे हो तब भी सिल्वर मार्क आने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मोल्ड में जो स्प्रे मारी जाती है, सिलिकॉन स्प्रे मारी जाती है, वो क्यों मारी जाती है, उससे मोल्ड पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कि आप कितना जानते हो और कितना आप सीख रहे हो। मशीन के कुछ समय रुक जाने से भी सिल्वर मार्क पार्ट में आने लगता है। नोजल और सिलेंडर का तापमान में अधिक अंतर होने से, ठीक है, जो नोजल है उसका जो तापमान है और सिलेंडर यानी कि बैरल का जो तापमान है, अगर उनके तापमान में डिफरेंस हो जाएगा तब भी सिल्वर मार्क आने लगेगा। मोल्ड सरफेस पर पानी लगने से, अगर मोल्ड के अंदर पानी कब लगेगा, जब आप कूलिंग लगा रहे होते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों की कंडीशन बता देता हूँ थोड़ी सी। जब भी आप मोल्ड लगाते हैं, और मोल्ड कौन सा हो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो मोल्ड को लगा दें। लगाने के बाद में कुछ लड़के क्या करते हैं, मोल्ड चेंजर, मोल्ड लगा दिया, लगाने के बाद में मोल्ड को ओपन कर दिया, कोर इधर आ गई, कैविटी इधर आ गई, अब वो साहब जो है वो कूलिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मोल्ड लगा दो, लगाने के बाद में मोल्ड को जब तक नहीं खोलना है जब तक उसमें कूलिंग सेट ना कर दो, और उसमें ये चेक ना कर लो कि कूलिंग क्या हो रही हो, वो वाटर लीकेज ना हो रहा हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है। इसका कारण क्या है, जो ट्रांसपेरेंट मोल्ड होते हैं उसमें अगर कूलिंग वाला जो पानी है अगर वो लीकेज होकर उसकी कैविटी पर पड़ जाता है तो वो पार्ट में धब्बे देने लगता है, या फिर वहाँ पर एक निशान पड़ जाता है, वो निशान आने लगता है। वो बहुत पॉलिशिंग वगैरह करानी पड़ती है जब जाकर वो निशान जाता है। तो कोशिश करें कि मोल्ड को तभी खोलें जब आप ये चेक कर लो कि कम्प्लीटली कूलिंग लग चुकी है, कूलिंग पाइप लग चुके हैं और वाटर कहीं से भी लीकेज नहीं है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में मॉइस्चर इन प्लास्टिक रॉ मटेरियल, अगर मॉइस्चर प्लास्टिक रॉ मटेरियल के अंदर ही है तब भी तो आप लोगों का क्या आएगा, सिल्वर आएगा। हाई आरपीएम है तब भी आप लोगों का सिल्वर आएगा। हाई HRTC टेम्परेचर है, अगर हॉट रनर मोल्ड का टेम्परेचर आप लोगों का ज़्यादा है तब भी तो सिल्वर बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या रहे, कारण रहे। अब हम बात करते हैं सिल्वर के सोल्यूशन की। मेन चीज़ वो है, अब देखो क्या करना है आप लोगों का। आपके पार्ट में सिल्वर आने लगा, आपके पार्ट में सिल्वर आने लगा, तो आप लोगों को देखना है सबसे पहले कि मॉइस्चर ना हो, मटेरियल में मॉइस्चर ना हो। पता कैसे लगेगा, अगर मॉइस्चर है, किसी ने आप लोगों से बोल दिया कि भाई एक बात बताइए, इंटरव्यू में बोल दिया कि आप लोगों ने चेक किया कि यार मटेरियल के अंदर मॉइस्चर नहीं हो, तो ये पता कैसे करेंगे हम। भाई ऑपरेटर आप लोगों से बोल देगा कि साहब मैं कैसे पता करूं इसमें मॉइस्चर है नहीं है, मैंने तो चला दिया। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण देखो क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या है। आप लोगों को देखना है मटेरियल को हाथ लगा के, अगर मटेरियल ठंडा है तो 100% मॉइस्चर उसके अंदर होगी ही होगी, पहली कंडीशन, यानी कि ठंडा मटेरियल नहीं चलाना है। अगर मटेरियल गर्म है तो हो सकता है उसमें 99% मॉइस्चर ना हो। तो कुल मिला के बात समझ में क्या आई कि मटेरियल जो है वो 3 से 4 घंटे होपर ड्रायर में गर्म हो चुका हो तभी आप लोगों को चलाना है। पहली कंडीशन तो ये रही, यानी कि कुल मिला के ये देख लेना है कि मोल्ड के अंदर, मटेरियल के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पहले तो यहीं से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है,
क्योंकि आप लोगों को वो फंसाता है। जब इंटरव्यू में बैठते हो ना तो पूछता है मॉइस्चर तो हमारी सही है, नमी नहीं है पार्ट में, मटेरियल में, फिर क्या करेंगे? तो आप लोगों से अगला पूछेगा। अब अगला एक रामबाण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सक बैक। सक बैक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों का सिल्वर सही नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को सक बैक को जीरो कर लेना है, ठीक है। और जीरो करने के बाद में जब आप पार्ट निकालोगे तो ये जो है लगभग 99% जो सिल्वर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब बोलोगे साहब सक बैक से क्या लेना देना है? सिल्वर का सक बैक से लेना देना क्या है? देखो, सक बैक का सिल्वर से क्या लेना देना है। आप लोगों के मोल्ड मटेरियल में नमी कहाँ से आई? पर्यावरण से आई ना, आप लोगों के इन्वायरमेंट से, आपके प्लांट से आई, क्योंकि आपके आसपास जो नमी है, एयर है, उसमें नमी है। तो अब आप लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या है, आप लोगों का स्क्रू लगा हुआ है। सक बैक क्या करता है? सक बैक पीछे की तरफ बिना घूमे स्क्रू जाता है और आगे का जो यहाँ पे मटेरियल होता है उसे पीछे की तरफ खींच देता है, वैक्यूम क्रिएट करके, ठीक है। जब यहाँ से मटेरियल को वो खींचेगा तो इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से जो नोजल के सामने होल खुला हुआ होता है उससे वो हवा नहीं खींचेगा? समझ में आ रही है ना बात भाई? जब वो यहाँ से मटेरियल खींचेगा तो हवा भी तो साथ में खींचेगा ना, और वो हवा जैसे ही मटेरियल के संपर्क में जाएगी तो वो क्या सिल्वर नहीं बनाएगी? भाई नमी हमारे में कहाँ से आ रही थी? इस हवा से ही तो नमी आ रही थी। इस हवा को हमने सिल्वर के माध्यम से खींच लिया। तो फिर जो 3 से 4 घंटे आप मटेरियल को प्री ड्राइंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका क्या, उसका तुमने गोबर नहीं कर दिया सब चीज़ों का? समझ में आ रही है ना बात भाई? जब आप लोगों ने 3 से 4 घंटे मेहनत करी मटेरियल को प्री हीट करने में, नमी को दूर करने में, और वो हो गई, यहाँ से तुमने नमी फिर दोबारा खींच ली सक बैक के माध्यम से, लगे रहो अब जब पूरे दिन सिल्वर को सही करने में, आपको पता ही नहीं है कि सिल्वर अब आ क्यों रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि सक बैक को जीरो कर लेना है, उससे आप लोगों का सिल्वर सही हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर क्या, जैसे ही सिल्वर ये जो सक बैक है ये जीरो होगा तो आप लोगों की हो सकता है ड्रूलिंग की प्रॉब्लम आने लग जाए, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हो, 1 2, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ये याद रखना है, वरना सिल्वर को आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, ठीक। नेक्स्ट, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, हालांकि यहीं पर सही हो जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब आपके सामने आता है एक और रामबाण, आरपीएम। अगर आप लोगों के स्क्रू की आरपीएम ज़्यादा है तब भी सिल्वर मार्क आएगा। अब इसे आप लोगों को क्या करना है, इसे कम कर देना है। अब जैसे ही आरपीएम कम करोगे तो इफ़ेक्ट भी तो पड़ेगा ना कुछ भाई। आरपीएम कम करोगे तो क्या होगा, आरपीएम कम करने से आप लोगों का रिफिलिंग टाइम नहीं बढ़ जाएगा क्या? जब रिफिलिंग टाइम बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो साइकिल टाइम है उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। हालांकि रिफिलिंग टाइम को साइकिल टाइम में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अगर ये कूलिंग टाइम से ज़्यादा हो गया तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो अब रिफिलिंग अगर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो आप लोगों का साइकिल टाइम बढ़ेगा। अब अगर साइकिल टाइम बढ़ेगा तो अब आप लोगों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आरपीएम कितनी रखनी है? आरपीएम 45 से 55 बेस्ट होती है अगर आप रिफिलिंग टाइम को मैनेज कर पाओ तो, ठीक है। इससे आगे भी आप रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें रिफिलिंग टाइम भी मैनेज करना होता है और आरपीएम भी कम रखनी होती है, तो अब क्या करें भाई? इसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लो कि ये आप लोगों का बैरल है और बैरल में हमने शॉर्ट साइज लिया है 100 mm मटेरियल का, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का पार्ट बन रहा है, ठीक, और पार्ट में आप लोगों को देखना है कि सिल्वर मार्क आ कहाँ रहा है। आप लोगों ने देखा कि यार सिल्वर मार्क तो यहाँ पर आ रहा है, इस पोर्शन पे, यानी कि यहाँ गेट है मटेरियल का, यहाँ से पार्ट का गेट है और यहाँ पर सिल्वर मार्क आ रहा है। तो ये जो मटेरियल है ये बैरल में कहाँ पर होगा भाई? ये भी तो देखना पड़ेगा। ये जो मटेरियल है ये बैरल में कहाँ पर होगा, यानी कि ये वाला मटेरियल तो जब इसमें भरेगा तो आगे जाएगा और ये वाला पीछे वाला मटेरियल ये यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर सिल्वर यहाँ आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो इस वाले मटेरियल में है ना। समझना इस बात को, चाहे इसे 4 बार रिपीट करके देखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वाला मटेरियल तो पीछे रुक जाएगा पार्ट में और आगे वाला मटेरियल आगे चला जाएगा। सिल्वर हमारा यहाँ आ रहा है तो हमारी नमी कहाँ पर है? इस वाले पोर्शन में है ना। अब ये पोर्शन हमें देखना है कि ये जो पोर्शन है ये कितने शॉर्ट साइज़ का है। हो सकता है भाई 50 mm तक तो हमारा मटेरियल सही आ रहा है, ऊपर का मटेरियल में कहीं ना कहीं नमी है। तो अब हमें क्या करना है, रिफिलिंग टाइम को मैनेज करने के लिए इसे पोजीशन में चलाना पड़ेगा। जो हमारी आरपीएम है, रिफिलिंग है, उसे हम पोजीशन में चलाएंगे। यानी कि जब हम यहाँ से, जब हम 0 से या 1 से 50 mm तक जाएंगे
तो आरपीएम बढ़ा लेंगे, क्योंकि उस मटेरियल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस मटेरियल सिल्वर नहीं दे रहा। तो इसे हम क्या कर लेंगे, मान लो हमने इसे 70 कर लिया, और आगे की जो हमारी ये है, ये वाला हिस्सा है, इस पोजीशन पे हम क्या कर लेंगे, आरपीएम को हम कम कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 45 कर लेंगे। कितनी कर लेंगे, जितने से हमारा जो शॉर्ट साइज है, सॉरी जो हमारा साइकिल टाइम है वो मैनेज रहे। तो अब हमने क्या सीखा कि जहाँ पर भी मटेरियल में सिल्वर आ रहा है उसकी आरपीएम को तो कम कर देंगे पोजीशन में डाल के, और जो जहाँ पर सिल्वर नहीं आ रहा उसकी आरपीएम को बढ़ा देंगे। इससे हमारी सिल्वर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और दूसरा जो कारण है वो हमारा रिफिलिंग टाइम भी मैनेज रहेगा। ठीक, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो किसी के सामने झुककर बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको नॉलेज ही इतनी हो जाएगी। अब ये चीज़ हो गई। तीसरा आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा बैक प्रेशर। बैक प्रेशर, अगर बैक प्रेशर कम है तो अब आप लोगों को बैक प्रेशर क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। ठीक, बैक प्रेशर क्या करेगा, जब बैक प्रेशर बढ़ता है तो मटेरियल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, मटेरियल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा पास आते हैं, और जब वो पास आते हैं तो उसके बीच में जो मॉइस्चर थी, हवा थी, उसे वो निकाल देते हैं बाहर, और वो कहाँ से निकल जाती है, हॉपर के रास्ते बाहर निकल जाती है, और उस मॉइस्चर में ही तो नमी थी। समझ में आई बात। तो अगर सिल्वर की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैक प्रेशर को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाना साहब, ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाना क्योंकि अगर बैक प्रेशर बढ़ेगा तो रिफिलिंग टाइम बढ़ेगा, और रिफिलिंग टाइम को तो मैनेज वहाँ तो मैंने करवा दिया आप लोगों को, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि बैक प्रेशर से जो रिफिलिंग टाइम बढ़ता है वो आप आरपीएम से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं कर सकते हो। इसलिए बैक प्रेशर आप लोगों को उतना ही बढ़ाना है जिससे आप लोगों का रिफिलिंग टाइम मैनेज रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, और क्या कारण हो सकता है बैक प्रेशर बढ़ने से, बैक प्रेशर बढ़ने से शियर हीट भी तो बढ़ेगी भाई। रिफिलिंग से भी जो आप लोगों की आरपीएम है उससे भी शियर हीट बढ़ती है, और आप लोगों की बैक प्रेशर से भी शियर हीट बढ़ती है। जब शियर हीट बढ़ेगी तो क्या बैरल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा भाई, बैरल का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब बैरल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने स्टार्टिंग में क्या ये नहीं बताया कि बैरल के टेम्परेचर बढ़ने से भी सिल्वर मार्क आता है। तो जो आप सिल्वर मार्क बैक प्रेशर बढ़ाकर सही करने की कोशिश कर रहे थे उसका तो आप लोगों ने और उल्टा कर लिया कि शेयर हीट बढ़ गई, शेयर हीट से बैरल का टेम्परेचर बढ़ गया, बैरल के टेम्परेचर से फिर सिल्वर आ गया। इधर आप सही कर रहे हो, इधर आप नाव से पानी निकाल रहे हो, इधर नदी से पानी फिर नाव में आ जा रहा है, आप तो घूमते ही जा रहे हो। ठीक है, तो बैक प्रेशर आप लोगों को उतना बढ़ाना है जितने से सिल्वर मार्क सही हो जाए, रिफिलिंग टाइम बढ़ ना जाए। ठीक है, और आप लोगों का जो बैरल का टेम्परेचर है वो ना बढ़ जाए। इस चीज़ को आप लोगों को मैनेज रखना है। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। अगर कई बार क्या है, मैक्सिमम 15 तक ही आप बैक प्रेशर लगा सकते हो। ठीक है, होता तो 30% है टोटल मशीन का जो कैपेसिटी का, लेकिन आप 15% यानी कि 15 या फिर आप लोगों का 12 या 8, ठीक है 5, 8 से ऊपर रखते हैं ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, उसमें वो सही से काम करते हैं, क्योंकि यार हमें मटेरियल को कॉम्पैक्ट भी करना होता है। समझ में आ गई बात। अब हम ये तो आप लोगों के रामबाण ये रहे कि इससे जो है सिल्वर आप लोगों का तुरंत सही हो जाएगा। मैं एक इंडस्ट्री में था तो लड़के ने क्या किया, एक सुपरवाइज़र था, तो वो नाइट की उसकी शिफ्ट थी, और उसने जो मशीन नंबर थी 50 मशीन नंबर पर कोई पार्ट चल रहा होगा, तो उसने ग्रुप में डाला कि इसका जो सिल्वर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। सब ने कंट्रोल करके देख लिया है और अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने मशीन को बंद कर दिया। लॉग बुक में उसने लिख दिया, डीपीआर में लिख दिया। मैं मॉर्निंग में जब गया मैंने जाकर देखा, मैंने कहा मशीन क्यों खड़ी है। उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये इसलिए खड़ी है। मैंने कहा चलो मशीन पर चलते हैं। कहने लगे सर, मैं उस समय नया था, तो वो थोड़े से 10-12 साल के थे, 10-12 साल का एक्सपीरियंस था। तो अब उन्हें लगा कि सर को क्या ही पता होगा कि सर मैंने कोशिश कर ली है, सब ने कोशिश कर ली, दूसरे जो यूनिट के लोग हैं, ये सिल्वर मार्क सही नहीं हुआ है, ये जो है मटेरियल आप लोगों का बेकार है। मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर भी देखते हैं मशीन पर जाकर। मैं मशीन पर गया, मैंने कहा मशीन को चलाओ। मैंने उसमें बस सिर्फ एक जो पॉइंट था वो मैंने उसमें चेंज किया, और चेंज करने के बाद में मैंने कहा देखो पार्ट, कहने लगा सर सिल्वर तो आ रहा है। मैंने कहा रुको, दूसरा पार्ट आया, मैंने कहा चेक करो सिल्वर आया। कहने लगा नहीं, नुको भी आ जाएगा 2-3 पार्ट के बाद। मैंने कहा 2-3 पार्ट के बाद नहीं, अब इस मशीन को पूरे 8 घंटे चलाओ, अगर सिल्वर मार्क आ जाए तो मेरे पास आ जाना लेकर। पूरे 8 घंटे मशीन चली, एक भी जो पीस है वो सिल्वर का नहीं आया। समझ में आ रही है बात। क्योंकि सिल्वर यार एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये सिर्फ क्रिएट की हुई प्रॉब्लम होती है जो आप लोगों को सही करनी नहीं आती है। अगर आप लोगों को सही करनी आ गई तो सिल्वर मार्क एक दो पार्ट के बाद नहीं, पूरी 8 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान एक बार एक पीस में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि सही आप लोगों को करना कैसे है।
तो अब ये देख लेते हैं जो पॉइंट है। इंजेक्शन स्पीड अगर आप लोगों की ज़्यादा है तो इसे कम कर लेंगे, इंजेक्शन प्रेशर तेज़ है तो इसे कम करके देख लेंगे, बैरल का टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी उसे कम करके हम सिल्वर, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है जो आप लोगों को इंटरव्यू में बताने होते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मोल्ड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो एमटीसी आप लगा रहे होंगे, या फिर मोल्ड का टेम्परेचर किससे आप लोगों की एचआरटीसी लग रही होगी, तो एचआरटीसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ता है, और मोल्ड के टेम्परेचर बढ़ने से भी मटेरियल डिग्रेड की प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ से भी आप लोगों का सिल्वर बनता है। तो इसलिए आप लोगों को मोल्ड का टेम्परेचर भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। अधिक स्प्रे लगा रहे हो तब भी मोल्ड का टेम्परेचर जो सिल्वर है वो आप लोगों को आने लगता है। और मशीन अगर रुक रुक कर चलती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा। जितनी मशीन कंटिन्यू चलेगी उतनी प्रॉब्लम कम आएंगी, जितनी मशीन रुक रुक कर चलेगी, जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, देखो कंपनी को नुकसान कहाँ से होता है, वो ऑपरेटर क्या करते हैं मशीन को रोक रोक कर चलाते हैं। टॉयलेट करने चले गए, दूसरे वाले से बात करने लगे पड़ोसी से, आपको लग रहा है कि मशीन कंटिन्यू चल रही है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चल रही है। कंटिन्यू मशीन सिर्फ एक कंडीशन में चलती है जिसे आप ऑटो बोलते हो। अगर ऑटोमेटिक चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन अगर सेमी चल रही है और ऑपरेटर चला रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि वो कंटिन्यू चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अब उसे पड़ोसी से भी बात करनी होती है, उसे क्वालिटी वाले से भी बात करनी होती है, सुपरवाइजर उसे पानी लेने भेज रहा है, कभी वो मूत करने जा रहा है, कभी वो कुछ करने जा रहा है, कभी खाना खाने जा रहा है, तो मशीन जो है वो कंटिन्यू नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से डिफेक्ट पार्ट में आने लगते हैं। जितनी मशीन कंटिन्यू चलेगी उतनी डिफेक्ट उसमें कम आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो मशीन को आप लोगों को रोक कर नहीं चलाना है, मशीन को आप लोगों को कंटिन्यू चलाना है। नोजल और सिलेंडर का तापमान अगर अंतर ज़्यादा होगा तब भी सिल्वर मार्क आएगा। तो टेम्परेचर अगर बैरल का भी ज़्यादा है तो उसे भी आप लोगों को मैनेज करना है, और नोजल का टेम्परेचर और बैरल का टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 5-10 का चल जाएगा, टॉलरेंस चल जाएगी। मोल्ड सरफेस पर अगर पानी लगेगा तब भी सिल्वर आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। और मॉइस्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, आरपीएम के बारे में आप लोगों को बता दिया, और एचआरटीसी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। इससे अगर आप लोगों को चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, व्हाट्सअप नंबर आपके पास में ऑलरेडी है। और आप लोगों को करना क्या है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में, देखो प्रॉब्लम समझना एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना दूसरी बात है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो फिर आउट ऑफ सिलेबस भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप करके ले जाओगे। लेकिन अगर आप रट रहे हो कि सर ने ये बता दिया ऐसे कर लो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर अगर मैंने कुछ नहीं भी बताया तो आप नया एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि सर मैंने ये चीज़ दूर करने के लिए, नमी को दूर करने के लिए ये फंक्शन भी अपनाया था, तो आप कर सकते हो। कब? जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप रटते टोटे तोते बन जाओगे और अपना रटते रहो जीवन भर। फिर समझ में आ रही है बात? तो ये रहा आज का लेक्चर। अगर आप लोग भी ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो व्हाट्सअप नंबर हमारा है इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और जाकर जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। इतनी नॉलेज ऑनलाइन कोर्स से आप लोगों को मिल जाती है जितनी आप लोगों को 3 से 4 साल का डिप्लोमा कॉलेज करने के अंदर भी नहीं मिलता है। और वहाँ पर आप लोग कितने लाखों रुपये फ़ीस खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को कंपनियों में गाली खानी पड़ती है, डांट खानी पड़ती है, नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप लोग इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ में बैठने लायक बन जाते हो, और खुद सामने वाले को लगता है कि चलो यार से यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर लें और क्या पूछे इनसे, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने बता दिया, नीचे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।